और आपको पता है बच्चों, इन 14 प्रिंसिपल्स की मदद से उस कंपनी को सर ऐसे पायदान पे लेके चले गए, मतलब फर्श से लेकर सर अर्श पे चले गए, मतलब आसमान में चले गए। आसमान मतलब सर पूरी कंपनी उठा करके वो हनुमान जी की तरफ पर्वत उठा के नहीं ले गए। इसका मतलब क्या हो गया सर कि मतलब कि आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले गए, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बना के छोड़ा। तो ये टोटल मिलाकर बच्चों 14 प्रिंसिपल्स है। अब हर एक प्रिंसिपल्स के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते चलते हैं एक प्रिंसिपल को कि वो कंपनी में हमारे लिए कैसे रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी कंपनी के मालिक सक्सेसफुल मैनेजर बन गए और आपको लगा सर कि आपके सामने कोई ऐसी टफ सिचुएशन है जहां से आप निकल नहीं पा रहे और आपकी कंपनी हमेशा बार-बार क्या लॉस की तरफ ज्यादा जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? इन 14 प्रिंसिपल्स को अगर आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर देंगे ना, तो कंपनी को पक्का गारंटी है कंपनी से फायदे पहुंचेगी। डिपार्टमेंट हमने काम तो दे दिया, सेल डिपार्टमेंट में काम दे दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमने काम दे दिया, फाइनेंशियल दे दिया, तो क्या सर ऐसे ही जो मेरे मन में आएगा वैसे बना देंगे क्या? जरूरी है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? नहीं, जिसके पास स्किल होगा, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, वैल्यू होगी, भाई वही तो राजा बनेगा। अगर आप व्यस्त बाजार में मतलब ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर अलग नहीं दिख रहे हैं तो फिर आप बिजनेस करने लायक भी नहीं है। भाई कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अगर आप अलग नहीं दिखेंगे तो भाई कस्टमर आपको कैसे जानेगा? पैसा चीज ही ऐसी है कि जो सबको मोटिवेट कर देता है। पैसा अगर हो जाए ना सब लोग, अब सारी चीजें किससे? पैसे से तो है। हाँ, अलग बात है कि पैसों की मानता नहीं है, लेकिन आपके कुछ ऑब्जेक्टिव भी तो अचीव होने चाहिए। ठीक है, सोचने से तो काम नहीं बनेगा, पैसा तो आना चाहिए। अगर बिजनेसमैन है तो आपके लिए पैसे के अलावा दूसरा कोई चीज नहीं है। पैसे से आएगा तभी आप सोसाइटी डेवलपमेंट कर पाएंगे, पैसा आएगा तभी आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब में। बच्चों, अभी हम लोगों ने क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में आपके चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में 2 पार्ट में वीडियो अपलोड कर दी गई, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा? एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना। भाई क्या है प्रिंसिपल? एज ए जनरल गाइडलाइंस। किसके लिए? मैनेजर्स के लिए? अरे ना ना ना, वो किसके लिए? सर उन सभी लोगों के लिए जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, किसी बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, एज अ कंट्रोल कर रहे हैं, एज अ फंक्शनिंग कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि बिजनेस क्या है? बिजनेस सर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे क्या किया था? मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट करने के लिए सर आपको एक चाहिए प्रॉपर गाइडलाइन, और ये प्रॉपर गाइडलाइन आपको देता कौन है? तो सर वो देता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स में 2 तरीकों से पार्ट को डिवाइड किया गया था। क्या? एक पहला प्रिंसिपल जिसका नाम था सर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये किसने दिया था? ये दिया था सर FW टेलर ने, जिसका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अब इन्होंने क्या किया था सर? अब इन्होंने कुल मिलाकर के अपने 4 प्रिंसिपल्स दे दिए थे, ठीक, जिसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 2 में ऑलरेडी अच्छे तरीके से डिस्कशन भी किया है और आपने खूब अच्छे तरीके से प्यार भी दिया। अब उनके कुछ टेक्निक्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आज के जो पार्ट नंबर 3 का वीडियो है बच्चों, हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं एज हेनरी फ्यूल के दिए गए टोटल 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये जो टॉपिक होने वाला है, ये जो आज का जो वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और बहुत चीजें जानने का मौका भी मिलेगा सर कि ये कैसी गाइडलाइंस है फॉर मैनेजर्स के लिए। भाई साइंटिफिक तो समझ गए थे, लेकिन अब मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट के एक्चुअल जो 14 प्रिंसिपल्स हैं जो एक हेनरी फ्यूल ने आपको डेवलप करके दिया था वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रिंसिपल्स की तरफ। आइए, लेकिन पहले उसके भाई जान लें कि भाई हेनरी फ्यूल थे कौन और कैसे उन्होंने प्रिंसिपल्स दिया। आइए शुरू करते हैं। बच्चों आप देखिए, पहला नाम कौन है सर? एज हमारे पास है हेनरी फ्यूल साहब। कौन है भाई? हेनरी फ्यूल। अब भाई हेनरी फ्यूल कौन है? देखिए सर यहाँ पे है, फर्स्ट क्लास हम बैठे हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था बच्चों? एज अ 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। आइए समझिए क्या पहला क्या है। हेनरी फ्यूल की कुछ हिस्ट्री के बारे में समझ लें और उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। क्या कहते हैं भैया? देखो 29 जुलाई 1841 को इस्तांबुल टर्की में भाई साहब का जन्म हो गया, ठीक है। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की स्टडी कर ली और ग्रेजुएट भी हुए एज अ इंजीनियरिंग पोस्ट में 1860 में, 1860 में एज अ वो इंजीनियर बने। और उन्होंने क्या किया? तुरंत इंजीनियर बनते हुए उन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइनिंग कर लिया एज अ माइनिंग इंजीनियरिंग की पोस्ट पे। किस पे? एज अ वो माइनिंग इंजीनियर की पोस्ट पे क्या हो गया? एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था फ्रेंच एज अ माइनिंग कंपनी। अब उनकी जो प्रॉपर जो हार्डवर्क है, ठीक है, उस हार्डवर्क को देखते हुए क्या किया? धीरे धीरे सर उनको एज अ प्रमोट किया गया और बना दिया गया सर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बना दिया गया? सोचिए, एज एक तरीके देखा जाए तो वो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय के पोस्ट पे कंपनी को ज्वाइन किए थे। धीरे धीरे बढ़ते कहां पहुंच गए? कंपनी के ऐसे बन गए मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बन गए? MD बन गए। और ये कहानी कब की थी सर? 1888 की थी। अब कह रहे हैं सर कि एट दैट टाइम क्या है भाई? एट दैट टाइम द कंपनी वॉज फेसिंग हैवी फाइनेंशियल लॉसेस। बस सर कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है कि हेनरी फ्यूल, आपको लगा होगा ना सर ये जो 14 प्रिंसिपल्स कैसे हम लोग के मत्थे पर आ गया यार, क्या पढ़ना पड़ता है, क्या पूरा याद करना पड़ता है? नहीं, आपको 14 प्रिंसिपल्स दिए जरूर हैं, लेकिन क्या उनको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे भी कर लीजिए, बस हाँ होता क्या ना कि इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज आते हैं, उन केस स्टडीज को पढ़ा जाता है। तो भाई जो 14 प्रिंसिपल्स हम लोग को जो डेवलप करके दिया गया है फ्यूल के द्वारा, तो सर वो कैसे डेवलप किए?
क्या सर ऐसे ही रात में सो गए होंगे, उनका सपना आ गया होगा, हाँ भैया आज एक प्रिंसिपल बना देते हैं और फिर कल जाकर के लोगों दुनिया को बता देंगे कि हमने एक 14 प्रिंसिपल डेवलप किया? नहीं बच्चों, कठिनाइयों से लड़ा गया है। जो बंदा कठिनाइयों में रह करके आता है ना, वो उभरता है, वो आगे बढ़ता है, वो चमकता है सोने की तरह। जितना तपाओगे, जितना जलाओगे, उतना उसके अंदर निखार आएगा। तो जिस समय भाई साहब एज अ इंजीनियर की पोस्ट से एज अ कंपनी के एमडी बन गए थे, क्या बने थे? कंपनी के एज अ एमडी बने थे। उस समय ही इनके संग दिक्कत हुई कि कंपनी की सर जो पोजीशन थी वो बिल्कुल हैवी फाइनेंशियल लॉस की तरफ जा रही थी। मतलब कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो क्या किया गया? अब सर ऐसी किसी के पास सिचुएशन आएगी तो भाई कोई बंदा क्या बोलेगा, अरे यार मैं एमडी बन गया, गलत जगह बन गया, लगता है मेरी तकदीर खराब थी, नसीब खराब था, कंपनी को लगता है मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, हेनरी फ्यूल साहब भागे नहीं, वो रुके रहे और उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, प्रॉपर प्रैक्टिस किया और प्रॉपर प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट करने वाले बच्चों 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप कर दिया गया। प्रॉपर अपने संग कंपनी में जिस जिस तरीके की प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम को चॉइस किया, फिर उन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बात बताने की जो गारंटी थी वो हेनरी फ्यूल साहब ने खुद ले लिया। और देखिए तो फ्यूल ने क्या किया, सक्सेसफुली रिवाइव किया कंपनी को। और आपको पता है बच्चों, इन 14 प्रिंसिपल्स की मदद से उस कंपनी को सर ऐसे पायदान पे लेके चले गए, मतलब फर्श से लेकर सर अर्श पे चले गए, मतलब आसमान में चले गए। आसमान मतलब सर पूरी कंपनी उठा करके वो हनुमान जी की तरफ पर्वत उठा के नहीं ले गए। इसका मतलब क्या हो गया सर कि मतलब कि आपकी कंपनियों को ऊंचाइयों तक ले गए, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बना के छोड़ा। समझ रहे हैं? जब कंपनी का कार्यभार संभाला तो क्या हुआ, एक कहानी तो सर वैसे ही वाली हो गई कि जैसे राजगद्दी मिलने वाली थी वैसे 14 साल का वनवास हो गया। भगवान श्री राम के संग ऐसा ही तो हुआ था। आज गद्दी मिलने वाली थी और शाम में क्या हो गया कि भाई चलो ठीक है वनवास अब चला जाए 14 साल के लिए। अब हेनरी फ्यूल साहब तो ऐसा नहीं, अब 14 देखिए 14 वर्ष वहां भी थे और 14 प्रिंसिपल इन्होंने भी डेवलप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे इनका कोई ऐसा कोई रोल नहीं था कि वो इनके ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया 14 प्रिंसिपल्स डेवलप करके दिए और ये बताने की कोशिश की भाई कि अगर कोई भी मैनेजर अगर अपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो इन सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है, प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है। सोचिए जब बंदा एज अ एमडी बन रहा है, मतलब कंपनी के तरीके से बॉस बन रहा है, उस समय कंपनी की पोजीशन सर इतनी डाउन, इतनी खराब कि हैवी फाइनेंशियल लॉस से कंपनी सर्वाइव कर रही है। तो क्या किया गया भाई, धीरे 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 कंपनी को आगे बढ़ाया, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिस किया, है ना, मैनेजमेंट के बारे में देखा। तो क्या किया, उसके बाद कंपनी को सर ले चला एंड ही वर्क देयर अबाउट 30 इयर्स एज अ डायरेक्टर अंटिल हिज रिटायरमेंट इन 1918। 1918 में भाई साहब रिटायर हुए तो कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट से हटे। सोचिए सफर कहां शुरू हुआ, इंजीनियर से कहां पहुंचे, एमडी, एमडी के बाद कहां पहुंच गए, डायरेक्टर कंपनी के बन गए। एंड आप समझते होंगे कि भैया फ्यूल को क्या जानता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और टेलर को किस नाम से जाना जाता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था वीडियो में, तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। बिकॉज अब देखिए इन्होंने क्या किया बच्चों, सिस्टमैटिकली थ्योरी हमको सामने प्रोवाइड की, ठीक है, और इंट्रोड्यूस कराया 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। कैसे कैसे प्रिंसिपल्स होते हैं भाई, डिवीजन ऑफ वर्क करना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना, ये सारी कहानियां इन्होंने यहाँ पे डेवलप करके दी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फटाक से समझते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी आपको ऊपर टोटल 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, कमांड है, डायरेक्शंस हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया गया है, फिर बच्चों ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट डी कॉर्प्स के बारे में बताया गया है। तो ये टोटल मिलाकर बच्चों 14 प्रिंसिपल्स हैं। अब हर एक एक प्रिंसिपल्स के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते चलते हैं एक एक प्रिंसिपल को कि वो कंपनी में हमारे लिए कैसे रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी कंपनी के मान लीजिए सक्सेसफुल मैनेजर बन गए और आपको लगा सर कि आपके सामने कोई ऐसी टफ सिचुएशन है जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं और आपकी कंपनी हमेशा बार बार क्या हो, लॉस की तरफ ज़्यादा ज़्यादा जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप, इन 14 प्रिंसिपल्स को अगर आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर देंगे ना तो कंपनी पर पक्का गारंटी है कंपनी सर फायदे में पहुँचेगी बाकायदा इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करते हुए। तो इस बात को भूलिएगा नहीं, ठीक है, कैसे आगे चलना है। तो चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों पहला जो हमारे पास आता है उसका नाम क्या है, एज अ डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो इन्होंने एक पार्ट अलग कर दिया, यहाँ भाई साहब हमारे जो एक पार्ट है वो अलग हो गए और इन ये पार्ट हमारे तरीके अलग चले गए। अब अलग अलग होने का मतलब ये है कि फ्यूल साहब ने पहले इंसिस्ट किया था कि भाई देखो आपकी कंपनी में अगर 100% वर्क है, कितना परसेंट वर्क है बच्चों, अगर आपकी कंपनी में एज अ 100% वर्क है, इस वर्क को एज अ स्मॉल यूनिट्स में क्या किया दिया जाए,
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बांट दिया जाए। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा वर्क है तो उसको क्या करिए, एज अ स्मॉल यूनिट्स में उसे डिवाइड कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा बच्चों, एज अ वर्क का डिवाइडेशन हो जाएगी। बात समझ रहे हैं, मतलब वर्क का डिवाइड कर दीजिए। अब किसको वर्क देना होगा, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपने ऑलरेडी किसी कंपनी या फर्म में हैं, सोचिए आपकी कंपनी बहुत बड़ी सी है, तो भाई कोई ऐसा बंदा चाहिए जो प्रोडक्शन करे, कोई ऐसा बंदा चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन करने के पहले भाई जो गुड्स को मेटेरियल परचेस करके लाना होगा, तो परचेस डिपार्टमेंट भी तो हमें चाहिए, तो परचेस डिपार्टमेंट का काम अलग बांट दिया। फिर सर माल बन के तैयार हो गया, मतलब जो गुड्स हमारी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, अब उसे मार्केट में सेल भी तो करना होगा, वो सेलिंग डिपार्टमेंट। अब सर मार्केट में जाएगा, बिकेगा, पैसा भी तो आएगा, तो ये काम लेने किसका हो गया, वो हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो सोचिए अब सब चारों किसके लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। काम तो भाई एक तरीके से कंपनी का था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, उन्हीं चारों वर्क को, चार काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। आपके वर्क को ऐसा डिवाइड कर दिया जाए। तो जब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में जब वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर डिवीजन ऑफ वर्क। तो देखिए क्या कह रहा है सर कि एज असाइन टू इंडिविजुअल्स, आप असाइन करिए वर्क को किसके हिसाब से। अच्छा सोचो, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने काम तो दे दिया, सेल डिपार्टमेंट में काम दे दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमने काम दे दिया, फाइनेंशियल दे दिया, तो क्या सर ऐसे ही जो मेरे मन में आएगा वैसे बना देंगे क्या? जरूरी है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? नहीं, जिसके पास स्किल होगा, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, वैल्यू होगी, भाई वही तो राजा बनेगा। समझ में आ रही है बात? अब सोचिए इसमें क्या है कि जब यहाँ फ्यूल साहब का कहना था कि भाई देखो पहला काम क्या करना है, अगर तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली अगर आगे बढ़ाना है, तो ऐसी सिचुएशन तुम्हें क्या करना होगा कि आप पहले अपने वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर उस वर्क को ऐसे ऐसे लोगों को असाइन करो। ऐसे लोगों मतलब जो ऑलरेडी उस वर्क से रिलेटेड क्या हो, उनके पास स्किल हो, नॉलेज हो। अब सोचिए किसी के पास प्रोडक्शन की नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो भाई वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अच्छा वर्क करेगा। उसके पास सर मार्केटिंग का अप्रोच बहुत बढ़िया है, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट से यू करता है जो चुटकी में कर देता है। वो क्या हो जाएगा भाई, उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे दो, कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। सर हम सेलिंग बहुत बढ़िया करते हैं सर मार्केट में, अगर मुझे सेलिंग डिपार्टमेंट मिल जाता ना सर तो मैं गजब करता। तो भैया ठीक है, तुम्हारे पास स्किल है, चलो भाई ये जॉब तुमको ऑफर कर दी जाती है। सर वो रॉ मटेरियल परचेस करने में सर तो मेरा कोई तोड़ ही नहीं है सर। यूं मार्केट में जाएंगे, सप्लायर को बोलेंगे भैया हमको सामान दो, माल दो, क्या करेंगे, तुरंत गए लेकर के आ जाएंगे। वो कंपनी के लिए क्या हो गया, बेनिफिशियल हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, समझिएगा यहाँ पे आपको जो वर्क जो स्मॉल यूनिट्स है ना, उसको डिवाइड किया जा रहा है आपके स्किल के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, अब सो जितनी ज्यादा अगर आपको आपके मन पसंदीदा गेम मिले, आप उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सर क्रिकेट का मैदान पहुंच गए, बैट बल्ला लेकर के, अब बैट भी हमारा, बॉल भी हमारा, स्टंप भी हमारा, क्या करेंगे, बैटिंग भी हम पहले हम ही करेंगे, बॉलिंग कौन करेगा, पहले हम ही करेंगे। क्या होगा, तो यहाँ पे तो अपने हिसाब से मांग रहे हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसी जैसी आपके पास स्किल होगी, नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा या क्वालिफिकेशन होगी, उसके हिसाब से आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप सोचो आप स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, आप नॉर्मली क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। अब सोचिए आपने कभी ये बात को नोटिस किया कि भाई ये टीचर बिजनेस पढ़ाने आ गए, ये टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाने आ गए, ये टीचर अकाउंट्स पढ़ाने के लिए हमारे पास आ गए, समझ रहे हो? लेकिन सर वो बगल की क्लास में सर साइंस की क्लास चल रही है, तो वहाँ पे साइंस का टीचर बैठा हुआ है। क्यों? देखो बच्चों, उनके पास साइंस की नॉलेज थी इसलिए उनको साइंस का क्लास ऑफर कर दिया गया। हमारे पास कॉमर्स की नॉलेज थी, हमें कॉमर्स ऑफर कर दिया गया। अब कॉमर्स में भी स्पेशलाइजेशन किसका था, बिजनेस का था, तो भाई बिजनेस दे दिया गया। जिसके पास इकोनॉमिक्स का होगा उसको इकोनॉमिक्स दे दिया जाएगा। अब इस सारे काम किसके थे, स्कूल के थे। स्कूल ने क्या किया, वर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, और उन्हीं स्मॉल यूनिट्स को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया और असाइन कर दिया गया। किससे असाइन किया गया, एज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, नॉलेज, एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉय होंगे जैसे उनकी नॉलेज, क्वालिफिकेशन होगी, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलिए नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, देखो नंबर 2 पे कह रहा है सर कि एज अ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो टेलर साहब का जो, सॉरी फ्यूल साहब का जो कहना था, अब टेलर साहब ने भाई साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, बताया भाई हर चीज़ों को साइंटिफिकली अप्रोच करिए, साइंटिफिकली अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करिए। ये भाई सब जनरल प्रॉपर तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बताए हैं। अब इन्होंने साइंस प्लस आर्ट दोनों को कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। टेलर साहब ने केवल साइंस साइंटिफिक तरीके से बना के दिया। इनको लगा कि भाई आपकी कंपनी में जिस तरीके की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ही करो। अब यहां पे क्या कहा, इन्होंने कहा भाई कि देखो हमारी कंपनी में A=R होना चाहिए, मतलब जितनी ज्यादा अथॉरिटी हो उतनी ही हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, न तो हमारे पास एक्सेस अथॉरिटी हो न तो हमारे पास एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। समझ रहे हैं, मतलब हमारे पास एक्सेस नंबर ऑफ अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, न तो एक्सेस नंबर ऑफ हमारे पास क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को?
तो क्या किया जाएगा भाई? तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपनी है, जो फर्म हमारे पास होगी, है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो क्या अब सोचो अथॉरिटी आपके पास ज्यादा होगी तो क्या करेंगे? हो सकता है कि सर की पावर का मिसयूज हो जाए। ये मे बी वाला इफेक्ट है ना भाई, हमारे पास पावर है, हम उसका मिसयूज कर सकते हैं। भाई पहले के समय में जो राक्षस सब हुआ करते थे, ये जो दैत्य दानव हुआ करते थे, पावर मिल जाने के पहले खूब तपस्या किया करते थे। अरे ब्रह्मा जी, अरे भगवान विष्णु जी, अरे महादेव जी, ऐसे होगा, ये होगा, तो हम आपकी खूब तपस्या करेंगे। हजारों हजारों साल तपस्या करते थे। फिर जैसे ही तपस्या कर लें तो भगवान से मांग लेते थे, भाई हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दो, हमें कोई ना हरा पाए। अभी तो आपने रिसेंटली देखा होगा, एक नरसिम्हा मूवी अभी आई है फिलहाल, टेलर, उसका टेलर क्या मूवी भी रिलीज हो गई, बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रही है, समझ रहे हो। उसमें भगवान नरसिंह के बारे में बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया, समझ रहे होंगे। अब वो क्या है, तो भाई अब जो कोई ऐसा बंदा जो किसी ब्रह्मा जी से या महादेव से आशीर्वाद पा करके को अपने आप को पावरफुल बना दिया, तो क्या करेगा? वो पावर को अच्छी जगह यूटिलाइज नहीं करेगा, वो क्या करेगा? पावर का मिसयूज करेगा, लोगों को परेशान करेगा, मारेगा, दौड़ाएगा, सब कुछ करेगा। तो भाई ऐसे लोगों को थोड़ा सा होश में लाने के लिए क्या किया गया कि भाई हमारे फ्यूल साहब थोड़ा जगे। उन्होंने कहा भाई हो सकता है कि भाई कंपनी या फर्म में अथॉरिटी किसी को ज्यादा दे देंगे तो पावर का मिसयूज कर सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज्यादा किसी को दे देंगे तो भाई बंदा ओवरबर्डन हो जाएगा। अब सोचिए कि किसी बंदे के पास टास्क है, ठीक है, 10 गुड्स बनाने का, और आप उससे एक्सपेक्टेशन करिए 15 से या 20 बनाने का, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। और चलिए आपने 15 से 20 बनाने का ऑर्डर दे दिया, तो भैया आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है, समझिए आपने क्या कर दिया हुआ है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने दे दिया, समझ रहे हैं। लेकिन इस काम को कराने के लिए जो पावर चाहिए था, अथॉरिटी चाहिए था, वो तो आपने दिया ही नहीं। तो क्या हो गया? ये तुम्हारे लिए लॉस हो गया ना भाई। तो इसलिए कंपनी में फ्यूल साहब ने इंसिस्ट किया, एज अ मैनेजर को गाइडलाइन दिया कि भाई आपकी कंपनी में क्या हो, एज अ जितनी ज्यादा आपके पास अथॉरिटी हो उसी लेवल की हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब एम्प्लॉय को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे तो दिया, ठीक है, और अथॉरिटी भी दे दी, अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी, तो क्या करेगा भाई? फिर अपने आप को एम्प्लॉय कहां समझेगा? फिर तो बॉस समझेगा अपने आप को, भाई मैं तो बॉस हूं, हुक्म का बॉस है ना, तो समझिएगा। तो पर्टिकुलर भाई साहब कहना यह था कि अथॉरिटी मतलब समझो क्या होता है। अथॉरिटी मींस होता है पावर टू टेक डिसीजन, मतलब ऐसा कोई बंदा जिसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, प्लान्स बनाने की, टॉप लेवल अथॉरिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? जो सबऑर्डिनेट होगा नीचे, जो कंपनी के अंदर काम करेगा, ठीक है, जिसके पास ढेर सारे वर्क आएंगे, टास्क उसको असाइन किया जाएगा, उस पर काम करेगा। तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने काम तो करने दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी, लेकिन हमने ये पावर नहीं दिया कि वो बंदा किस सप्लायर से गुड्स परचेस करे। फिर आप उससे बात करेंगे भाई हमें क्वालिटी वाली गुड्स चाहिए थी, नहीं मिली, तो क्या किया जाएगा? तो सर ऐसी सिचुएशन में कंपनी ने साफ साफ इंसिस्ट किया, मतलब कंपनी नहीं, फ्यूल साहब ने इंसिस्ट किया, क्या कहा कि अथॉरिटी के इक्वल हमारे पास कौन सी बच्चों? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उतनी हमारे पास अथॉरिटी हो। ओवरबर्डन ना हो, पहली बात। ओवरबर्डन होगा तो कंपनी का गोल अचीव नहीं होगा, और पावर ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा? पावर का मिसयूज होगा। इसलिए जितने लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उतने लेवल की आप अथॉरिटी डेलीगेट कर दीजिए, ठीक है, समझिए। एक बार पढ़ लीजिए फटाक से, क्या गिव्स मैनेजर द पावर टू डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि टास्क आपको असाइन दिया गया है और ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए गए हैं, तो दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो भैया हमने आपको अथॉरिटी भी दे दी, उसी लेवल की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। अब उसके बाद अगर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप अकाउंटेबल भी होंगे। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेही, आंसरेबल। और ये कब जनरेट होता है? ये तब जनरेट होता है बच्चों जब नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है। हमने आपको कोई टास्क दिया, आप वो टास्क नहीं कर पाए, फिर आप दुनिया भर का बहाना बनाओगे, तो फिर आपको आंसरेबल तो होना पड़ेगा, टीचर समझा के बताना पड़ेगा कि सर हम किस वजह से आपका हम काम कंप्लीट नहीं कर पाए, वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए, समझ गए? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेकंड प्रिंसिपल क्या होगा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, चलिए आइए थर्ड नंबर पे। बच्चों देखिए तीसरा नंबर, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सर डिसिप्लिन। भाई देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्कूल के अंदर हैं, है ना, तो आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। किस डे में हमें कौन सी स्कूल यूनिफॉर्म में वेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये सब याद ध्यान रखना होगा। कब हमारा कौन सा पीरियड होगा, कौन से टीचर आएंगे, तो उनके जो वर्क हमें दिया था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और सोचिए कि अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कंप्लीट करके न दें तो फिर पनिशमेंट भी होगा। तो उसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय अगर डिसिप्लिन में न रहे तो कंपनी का गोल अचीव होने वाला नहीं है। तो डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, समझ रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो लिखा है क्या, डिसिप्लिन कहता है सर एज ऑन ऑर्डर, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
सो ये इन्वॉल्व करता है इस्टेब्लिशिंग क्लियर, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉय क्या करे, उस चीज को फॉलो करना शुरू करे। भाई देखो, टाइम से मुझे क्या करना होगा, पहुंचना है अपने ऑफिस में, तो क्या करना होगा बच्चों, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ना। अब सोचो कि किसी कंपनी ने एक तरीके से टारगेट दे दिया कि भाई मुझे 1000 यूनिट्स का आप प्रोडक्शन करके दो विद इन 1 मंथ। अब हम आपके संग टाइम शेयर ही न करें, आपको टाइम बाउंडेशन न करें, तो आप तो क्या करेंगे सर, ये 1000 यूनिट बनाने में आप क्या करें, 1 साल लगा देंगे। भाई हो सकता है ना, भाई हमेशा गपशप होती रहेगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ही डेवलप होगा। इससे क्या होगा, आप डिसिप्लिन में नहीं है, आपके आने जाने का टाइम फिक्स नहीं है, आपके लंच करने का टाइमिंग फिक्स नहीं है। इससे क्या होगा, ये कंपनी के लिए फेलियर होगा, कंपनी के गोल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा एवरी इंप्लॉइज के लिए। और याद रखिए रहिएगा, ये प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं, मैनेजर्स के लिए भी, तो एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉय दोनों को फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, जिसको टास्क असाइन किया गया उसके लिए भी और जिन्होंने बनाया उसको भी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई राजा महाराजा तो राइट से चलेंगे, भाई सबके लिए बाएं बनाया गया रूल चलने के लिए, तो भाई सब लेफ्ट से ही चलेंगे। इन द केस ऑफ इमरजेंसी हम उधर जा सकते हैं, आई बस में, तो राजा महाराजा है भाई, ठीक है, तो बाएं वालों को रोके रहो, दाएं वाले से रास्तों को निकाल दो, ये समझिएगा। तो डिसिप्लिन क्या होता है बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे फिर आपको पेनल्टी लगेगी, फिर आपको पनिशमेंट किया जाएगा। और टास्क अगर आप टाइम पे कंप्लीट करके नहीं देते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी कंपनी सर फेलियर, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अचीव होने वाले नहीं हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फोकस करके रखे रहिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, चलिए आगे आते हैं। 4th नंबर बच्चों, ये क्या कहता है भाई, देखो ये कहते हैं सर कि यूनिटी ऑफ कमांड। तो भाई फ्योल साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, क्या कहा था, अब देखिए आपको बताते हैं कि फ्योल साहब ने कहा क्या था। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का बच्चों मतलब ये साफ साफ हो जाता है कि भाई जो फ्योल साहब हमारे पास हो गए, ठीक है, इनको कहना यह था कि भाई पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय जो भी होंगे वो किसी एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करें और उन्हीं बॉस के लिए वो अकाउंटेबल हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास में गए, अब आपके लिए सारे टीचर तो टीचर ही हैं, आप सबकी रिस्पेक्ट भी करते होंगे। अब एक साथ आपको 2 या 2 से ज्यादा टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देने लग जाए कि भाई देखो काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये दूसरा टीचर है, नहीं बेटा देखो काम इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तीसरा आया, आप उसकी बात भी मान रहे हो, अब सब तो आपके टीचर्स हैं, आप किसी को इग्नोर तो नहीं कर सकते। लेकिन जब किसी एक एम्प्लॉय को जब बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयर क्या करें, सजेशन देना शुरू कर दें, इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दें, इससे क्या होगा सर, कंफ्यूजन होगी, क्योस होगा, प्रॉब्लम होगा, अचीव हो पाएगा गोल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सर एम्प्लॉय तो लगेगा अपना सिर खुजलाने, अरे भाई ये क्या हो गया, सर की बात मानूं कि उनकी बात मानूं, कि उनकी बात मानूं इनकी बात मानूं, अब तो आप कंफ्यूज हो गए। इसलिए फ्यूल साहब ने इंसिस्ट किया था कि पर्टिकुलर अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये 40 लोगों की एक टीम है, तो इन 40 लोग को लीड करने के लिए फिलहाल एक मैनेजर बना दीजिए, जिससे क्या करेंगे, ये 40 लोग क्या करेंगे, अपने एक बॉस से ही ऑर्डर रिसीव करेंगे और जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाता है क्या करेंगे, फिर वापस इनके लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे। आई बस में देखिए लिखा भी हुआ है, क्या है बच्चों, कि अगर emphasizes that each employee in an organization should receive orders from and report to only one superior। भैया एक से ऑर्डर लेने का है और उसी को क्या करना, जवाब दे देने का है। आई बस में सबका मालिक एक, फिलहाल हमारे कौन होंगे, यहाँ पे हमारे भाई साहब होंगे, तो भाई जो आपका बॉस ही आपका मालिक होने वाला है ना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हूं, तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन मैनेजर की बात मानेगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए जो सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो भी बॉस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो भी बॉस है, सबके सब तो बॉस ही बॉस पड़े हुए हैं। अब उन्होंने कहा भाई देखो मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, थोड़ा अच्छे तरीके से गुड्स प्रोडक्टिविटी बढ़िया बनाओ, क्वालिटी बेसिस बनाओ, ठीक है, तब बढ़िया सेलिंग होगी। फाइनेंस वाला बोला भाई तुम लोग अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है कि अच्छे से पैसा मार्केट से नहीं आ रहा है, कस्टमर परचेस नहीं कर रहा है। अब आप कंफ्यूज, भैया किसकी बात माने, तो भैया साफ साफ इंसिस्ट किया गया था फ्यूल साहब की तरफ से कि आपको एक बॉस की ही बात सुननी है और एक बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। मतलब ऑर्डर टेक ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन सुपीरियर। ऑर्डर लेना भी एक आदमी से है और देना जवाब देना भी क्या हो, एक ही आदमी को देना होगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, डिले होगा एज अ वर्क प्लेस पे, समझ रहे हो। हम 10 लोग की बात मानना शुरू करें, 10 लोग की अगर राय लेना शुरू कर देंगे, क्या होगा, कहा जाता है सुनो सबकी करो अपनी। वो यूनिट ऑफ कमांड वाले में फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक बात कही जाती है ना कि भाई सुनो सबकी करो अपनी। तो लेकिन आपको अपना तब करना है क्योंकि आपको अपने कुल किसी एक बॉस के बारे में सुनना है।
आप अपने बॉस से डायरेक्शन लीजिए, आप अपने बॉस से एज अ कमांड लीजिए और उनके लिए आप अकाउंटेबल हो जाइए। वो क्या हो गया बच्चों? यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है भाई, ये कहते हैं सर कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब भाई डायरेक्शन क्या है? देखो सब बंदे एक तरफ जा रहे हैं, ऐसे बाहर निकाला, ऐसे टिक से किया, वो क्या हो गया? अब एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए ना। अब सब कोई एक ही वे में चले। आपने देखा होगा लीडर को, जिधर जिधर लीडर जाएंगे क्या होंगे? सबके सब ऐसे ही चलेंगे। आपने कई तरह के झुंड को देखा होगा, ऐसे चाहे शेरों का हो गया, चाहे वो बकरियों का हो गया, किसी का भी हो गया, वो उनका जो एक मेन लीडर होता होगा जरूर, जो सबसे आगे चलता होगा। और जैसे जैसे वो भाई साहब आगे चल जाएंगे, सब के सब पीछे क्या होंगे? उनके पीछे वैसे वैसे जाएंगे। चींटियों को देखा है, एक चींटी जब ऐसे लाइन चलेगी तो बाकी सब चींटियां भी बिल्कुल सेम उसी लाइन चलेंगी, न इधर न उधर। उनका गोल बिल्कुल एक ही, भैया कि जो हमको सबसे पहले डायरेक्शन दे रहा है हम उसको फॉलो करते हुए चलते चलें। समझ रहे हैं बात को? क्या है देखो, होता क्या है बच्चों कि अगर आप व्यस्त बाजार में, मतलब एज अ कॉम्पिटेटिव मार्केट में अगर अलग नहीं दिख रहे हैं तो फिर आप बिजनेस करने लायक भी नहीं है। भाई कॉम्पिटेटिव मार्केट है, अगर आप अलग नहीं दिखेंगे तो भाई कस्टमर आपको कैसे जानेगा? कस्टमर आपको कैसे पहचानेगा? भाई सोचो 10 तरीके की कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में, 11वें नंबर की कंपनी आप लेकर के आ गए। आपको पता है ना वो जियो वाली कंपनी का हिसाब किताब क्या था? ऐसे ही था ना। सोचो उनके आने के पहले हमारे कंपनी में क्या था, हमारे पास कंट्री में क्या था? वोडाफोन की सिम चल रहे थे, एयरटेल चल रहा था, यूनिनॉर चल रहा था, टेलीनॉर जो भी था वो चल रहा था, आइडिया की सिम थे, सब कुछ चला। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के संग आए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग के संग आए, प्रॉपर मैनेजमेंट को लेकर के आए, प्लान को लेकर के आए। और क्या किया सर? आने के बाद क्या किया? कई सारी कंपनी को सर तो मर्ज होने पर छोड़ दिया। वोडाफोन आइडिया मिलके वीआई बन गए, वो वीआई को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एयरटेल कंपनी अपना वाईफाई अलग लॉन्च करके काम कर रही है। सोचिए है टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में सब कुछ, लेकिन एक कॉम्पिटेटिव कहने से क्या हो गया? प्रॉपर बाकी लोगों पे इसका इफेक्ट पड़ा ना। ये डायरेक्शन तरीके से कंपनी क्या कहती है सर कि वन हेड वन प्लान। अगर आपके पास कोई कंपनी है तो एक हेड आपके पास हो, और एक हेड मतलब सर एक डिपार्टमेंट हो गया, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक प्लान हो। क्या हो? वन प्लान हो। समझ रहे हैं? तो कहा जाता है कि अगर व्यस्त बाजार में अगर आप अकेले या अलग नहीं दिख रहे हैं तो फिर सर आपसे बिजनेस होने वाला नहीं है। तो आपको आज के व्यस्त बाजार में अलग दिखना ही पड़ेगा। कस्टमर के सर जुबान पे ऑलरेडी आ चुका है क्या? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। अब कोई नया एप्लीकेशन सोशल मीडिया का लेकर के आए और इन लोगों से कुछ अलग प्रोवाइड न करे तो भाई कस्टमर आपको चॉइस क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो भाई पॉसिबिलिटी चाहिए ना। तो आइए समझते हैं क्या होता है। अब देखो बच्चों, वहां पे क्या था? कमांड में क्या था कि हमारे पास एक बॉस होना चाहिए जिससे हम ऑर्डर रिसीव करें और उनके लिए हम अकाउंटेबल हों। यहां पे क्या कहा जा रहा है बच्चों? यहां पे क्या सर? एक हेड के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। क्या? एक हेड हो, एक प्लान हो। मतलब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक अलग तरीके से प्लान बनाइए। अगर आपके पास सर एज अ सेल डिपार्टमेंट है, इनका एक अलग प्लान बनाइए। मतलब हर एक एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक एक हेड के लिए प्लान बना लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपको स्कूल से पिकनिक जाना था तो बच्चों से पूछा गया भाई चलो बच्चों बताओ कहाँ का चलना है? तो किसी ने कहा सर सिनेमा हॉल चलते हैं, वहाँ जाके बढ़िया मूवी देखेंगे। कोई कहा नहीं नहीं सर एक पार्क चलते हैं, सर वहाँ घुमा जाएगा। किसी ने कहा सर पार्क जाके क्या होगा? सर चलिए जू चलते हैं, चिड़ियाघर वहाँ जाकर बढ़िया खूब घूमेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, शेर बकरी सब देखेंगे। और सर एक ने कहा कि भाई अब सोचो सबके अलग अलग डायरेक्शन। अब अगर ऐसे बच्चों से कह दिया जाए कि भाई ठीक है सब चला जाए, अब कोई बंदा कोई जू जा रहा है, कोई नेशनल पार्क जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, क्या पिकनिक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, कोई जा ही नहीं पाएगा। फिर स्कूल के टीचर आते हैं, कहते हैं बच्चों हम लोग चलेंगे वाटर पार्क एक साथ। तो एक ही प्लान बना दिया। अब उस प्लान को क्या हुआ? सारे बच्चे एग्री भी कर गए। अब उस प्लान को क्या करना? सबको फॉलो करना होगा और डायरेक्टली उसी टीचर के वे में, उसी टीचर के डायरेक्शन में क्या करना होगा? चलते रहना होगा। वो क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। समझिएगा? आई बात समझ में? तो अगर आप किसी पर्टिकुलर नॉर्मली किसी गोल का अचीव करने के लिए बैठे हैं तो आपका प्रॉपर एक गोल होना है, आपका एक प्लान होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लान क्या होगा? बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना। परचेस का क्या होगा? रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से परचेस करके ला के देना। सेल का क्या होगा कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स की सेलिंग मार्केट में कर पाए। समझ रहे हो? फाइनेंस का काम क्या होगा? पैसों को कलेक्शन करना। अब सोचो कि अगर डिपार्टमेंट हमारे पास अलग अलग है तो डिपार्टमेंट के वर्क भी तो अलग अलग होंगे, और डिपार्टमेंट का वर्क अलग अलग होगा बच्चों, तो डिपार्टमेंट का जो प्लान होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। तो इसलिए ये कहा गया है कि एक हेड एक प्लान बनाइए। इससे क्या होगा? कंपनी गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। क्लियर है बात बच्चों? तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बॉस जिससे ऑर्डर लेंगे और उनको रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, अकाउंटेबल होंगे। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होगा? एक हेड एक प्लान। भाई पूरी फर्म के लिए, फर्म हमारी एक ही है लेकिन 4 डिपार्टमेंट, तो 4 डिपार्टमेंट के अलग अलग प्लान बनाइए और चारों डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने प्लान को फॉलो करेंगे और कंपनी के गोल को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। आइए बच्चों अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला कहता है सर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए ये भाई साहब जो है ना, यहाँ पे ये चुन्नू जी हैं,
तो ये जो हमारे जो चुन्नू जी हो गए, ठीक है, ये भाई साहब उसको अपने ये फायदे के बारे में सोच रहे हैं, भाई हमारी पीयर रिकॉग्निशन हो जाए, हमारा सोसाइटल स्टेटस डेवलप हो जाए, हमारी सैलरी बढ़िया हो जाए, ठीक है, हम जल्दी कंपनी के मैनेजर बन जाए, लोग हमसे आप करके बात करें। मतलब आपके पर्सनल जो इंटरेस्ट है ये इनके ज़्यादा है। और जो कंपनी, जहाँ जो कंपनी बैठी हुई है, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट क्या है, वो गया सर, कहानी खत्म। कंपनी पास हो ना हो, कंपनी हारे फेल हो जाए, डजंट मैटर, हमारा सर भला होना चाहिए। दुनिया का भले भला हो ना हो, हमारा भला होना चाहिए। ये क्या है? तो कंपनी ने कहा, मतलब आपके फ्यूल साहब ने इंसिस्ट किया एज अ मैनेजर्स के लिए कि प्रॉपर सर किसी भी इंप्लॉय को एज अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में न सोच करके, इंप्लॉयर के लिए भी कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में न सोच करके कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, कंपनी के वेलफेयर के बारे में सोचिए। कंपनी के डेवलपमेंट से आपका डेवलपमेंट है, कंपनी का गोल अचीव होगा, आपका गोल अचीव होगा, कंपनी फायदे में जाएगी तो उसका बोनस, उसका वैल्यू जो भी होगा वो आपको मिलेगा, आपके संग शेयर किया जाएगा। समझ में आ रही बात? समझो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एज अ कंपनीज इंटरेस्ट इज सुपीरियर टू एज एन एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। भाई कंपनी का इंटरेस्ट ऊपर रखो ना, अपना इंटरेस्ट कुछ नहीं। हनुमान जी के पास इतनी सारी पावर होने के बाद, समझ रहे हैं, इतनी सारी पावर हनुमान जी के पास, फिर भी वो हर जगह किसका नाम लेते हैं? नहीं भैया, अतुलित बलधाम। सोचिए दुनिया भर के, मतलब सोचिए कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत कौन? हनुमान जी महाराज अकेले हैं, अतुलित बलधाम। उसके बाद भी उनसे पूछो काम किसने किया? नहीं भैया हमने क्या नहीं किया। किसने किया? वो प्रभु राम ने किया। सब किसने करके दिया? भगवान राम ने करके दिया। राम एक तरीके से भगवान श्री राम कौन हो गए? अथॉरिटी हो गए सर उनके, एक तरीके से उनकी कंपनी है वो, जिनकी वजह से वो पहचाने जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनको जाना जा रहा है। ये कौन हो गए? यही उनकी डेवलपमेंट है ना। तो हनुमान जी को पहचान तो लिया गया भाई। तो हनुमान जी बार बार क्या कहते हैं? भाई सर मेरा तो कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, सब आपका है सर, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मोर। भाई मेरा तो भाई कुछ नहीं सर, जो है आपका ही है। तो कंपनी के ऐसे एम्प्लॉय को भी सजेस्ट किया गया है कि आप अपने कोई पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में न सोचा जाए, कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। कंपनी का डेवलपमेंट होगा तो आपका डेवलपमेंट होगा, कंपनी फायदे में जाएगी तो आपका फायदा होगा, कंपनी का प्रमोशन होगा तो आपका प्रमोशन होगा, कंपनी के नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन होंगे, कंपनी एक ग्रोथ करेगी, एक्सपेंशन करेगी। सर आप भी तो करोगे, आप लोअर लेवल पे हो, आप अपर लेवल पहुंच जाओगे। ये कौन होगा? ये पॉसिबल हो पाएगा बच्चों आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट पे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, देखो अगला पॉइंट कहता है सर रिम्यूनरेशन ऑफ इम्पर्सन। अब भाई रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स क्या है? भाई पैसा, हिसाब किताब, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी वैल्यू, आपके लेवल के हिसाब से आपको कॉम्पिटेटिव सैलरी मिलना चाहिए। एक एम्प्लॉय जो दिन रात मेहनत कर रहा है, कंपनी के लिए ओवर टाइम भी कर रहा है, कंपनी के लिए मेन बेनिफिशियल वर्क भी कर रहा है, एफिशिएंट भी है, अब उसकी सैलरी आप उस बंदे को हिसाब से कर दीजिए जो बंदा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, या काम कर रहा तो इफेक्टिव मोड पे कर रहा है। एक बंदा 100 यूनिट्स बना रहा तो एक बंदा 50 ही बना के बैठा है, बहुत काम कर दिया, हो गया। आप दोनों की सैलरी बराबर कर दीजिए तो क्या होगा? जो एफिशिएंट बंदा का उसका दिमाग खराब होगा, वो बोलेगा बताओ मैं कंपनी इतना कर रहा हूँ, कंपनी मेरे लिए अच्छे तरीके से प्रॉपर कॉम्पिटेटिव सैलरी भी हमको नहीं दे रही है, क्या करेंगे? कंपनी छोड़ के लोग भागना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? तो प्रॉपर रिम्यूनरेशन का हिसाब किताब रखिए। ये भी फ्यूल साहब ने इंसिस्ट किया कि जो बंदा जिस तरीके, जिस लेवल का है, अगर उसके पास स्किल ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, उसकी सैलरी हाई कर दो, उसकी जो रिम्यूनरेशन, जो वेजेस है उसकी वैल्यू ज़्यादा कर दो। और हाँ, कंपेरिजन टू उसके हिसाब से जिसकी सैलरी वेजेस ऑलरेडी क्या है, बिल्कुल कम है या बिलो है। इससे क्या होगा? जो लोअर लेवल वाले बंदे होंगे उनको क्या मिलेगा? एज अ मोटिवेशन मिलेगा, भाई हम भी काम करेंगे, हमको भी सैलरी बढ़िया मिलेगी। तो ये रिम्यूनरेशन एक तरीके से पैसा सर किसको न मोटिवेट कर दे। पैसा चीज़ ही ऐसी है कि जो सबको मोटिवेट कर देता है। पैसा अगर हो जाए ना सर, लोग अब सारी चीज़ें किससे? पैसे से तो हैं। हाँ अलग बात है कि पैसों की मान्यता नहीं है, लेकिन आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तो अचीव होने चाहिए। ठीक है, सोचने से तो काम नहीं बनेगा भाई, पैसा तो आना चाहिए। अगर बिजनेसमैन है तो आपके लिए पैसे के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं है। पैसे से आएगा तभी आप सोसाइटल डेवलपमेंट कर पाएंगे, पैसा आएगा तभी आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, पैसा हो पाएगा तो लोगों को सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट दे पाएंगे। ये सारे काम होंगे। क्या है देख समझिए, एक फेयर और एक जस्ट आपके पास क्या हो कि एज अ कंपनसेशन मिले एम्प्लॉयज के लिए। एंड प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयरली फॉर देयर वर्क। भाई जैसा आपका काम हो उसके हिसाब से आपको वेजेस और सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एक टीचर है, कॉपी चेक कर रहा है, अटेंडेंस रजिस्टर बना रहा है, लेसन प्लान बना रहा है, बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, फिर घर जाने के बाद अलग से क्लासेस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी उसको बिल्कुल लोअर सैलरी दे रही है। भाई गलत तो कर रही है ना, तो पैसा देना चाहिए, है ना। आइए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिजनेबल एंड फील वैल्यूड करे, भाई उसको अच्छा लगे भाई काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप एक एफिशिएंट बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देंगे, ज़्यादा मत दो ना, लेकिन कॉम्पिटेटिव तो दो। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले इंप्लॉई हैं उनसे थोड़ा मच बेटर तो दो। जो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनसे कंपेरिजन में जो काम कर रहा है उसको सैलरी ज़्यादा दो। वो मोटिवेट होगा, वो आपकी कंपनी के लिए और ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे आपका ही तो भला होने वाला है।
ठीक है। तो शुड बी सिंपल, अंडरस्टैंड होना चाहिए एंड सेटिस्फैक्ट्री हो बोथ एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। तो एज अ फेयर रिम्यूनरेशन की वैल्यू हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अंदर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये डॉलर वाला हिसाब किताब है, ठीक है। इसको अगर हम बना देते हैं $1000, फिर लिया जाएगा बटा जाएगा बाद में। चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए आइए बच्चों, अगला पॉइंट क्या कहता है भाई? अगला पॉइंट कहता है सर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो बच्चों, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स। मतलब पावर, भैया मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पास सारे क्या हैं? पावर हैं। वो कौन हो गया भाई? सेंट्रलाइजेशन हो गया। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब आपके पावर्स को एज अ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी लेवल्स, ठीक है, या एवरी लेवल्स कह लीजिए, ठीक है। जितनी सारी आपके पास ऑलरेडी क्या है? एज अ लेवल्स है, हर लेवल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। भाई टॉप लेवल के पास पावर अलग, लोअर लेवल के पास पावर अलग, मिडिल लेवल के पास पावर अलग, भाई सबके अलग अलग होंगे ना। सीईओ के पास पावर अलग, जो डायरेक्टर कंपनी का जो कंपनी बनाया, ठीक, उसके पास पावर, भाई पावर है। अब वो पावर अपने पास खुद रख के सारा काम तो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। काम किससे कराएगा? सीईओ से कराएगा। अब सीईओ भी हर जगह नहीं जा सकते, तो क्या कराएंगे? सीईओ अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल मैनेजर को, फिर वो जनरल मैनेजर क्या करेंगे? वो भी जगह नहीं जा पाएंगे, तो डिपार्टमेंट के जितने सारे मैनेजर होंगे उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर जब सबके पास पावर जाएगा तो उसके बाद फिर सुपरवाइजर के पास पावर जाएगी, सुपरवाइजर के पास पावर जाएगी तो फिर इंप्लॉय के पास भी थोड़ी थोड़ी पावर तो आ ही जाएगी। भैया काम करना है तो भाई देना पड़ेगा। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों कि ऐसा कि रेफर्स करता है तो सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर इन फ्यू हैंड्स। प्रधानमंत्री हर लेवल तक नहीं जा सकते ना, गांव गांव जाकर के, गली गली जाकर तो नहीं देख सकते, तो क्या करना होगा सर? वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब जहां पे ऐसी कोई लेवल कंपनी में जहां पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो डिसेंट्रलाइजेशन एट एवरी लेवल। और सेंट्रलाइजेशन मतलब सर पावर हमारे हाथ में है, भाई हम ही बॉस हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, हम जो प्लान बना लिया आपको इंप्लीमेंट करना ही करना है, वो हो गया सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो सेंट्रलाइज पावर और डिसेंट्रलाइज मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोचिए कि यहाँ भाई साहब हमारे एक बंदे थे, ठीक है, मान लीजिए एक बंदे हमारे पास थे, अब इनके अंडर में जितने 1 2 3 4 5 लोग थे, इनको क्या किया? पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये सेंट्रलाइज हो गए, और इन लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये डिसेंट्रलाइज हो गया। आई बस समझ में? ये सेंट्रलाइज हो गए, ये डिसेंट्रलाइज हो गए। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, क्या है समझिएगा। तो फटाक से इसको बता दें, देखिए लिखा भी हुआ है, कह रहा है कि रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर डिसीजन मेकिंग पावर इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कुछ इंडिविजुअल के पास पावर होती है और एज वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब किसी भी स्ट्रेटजी को बनाना, प्लान्स को बनाना, पॉलिसी को बनाने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? एज ये मिडिल और लोअर लेवल्स के पास पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा भाई किसी इफेक्टिवली वर्क को कंप्लीट कराया जाए। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पावर नहीं देंगे तो वह प्रोड्यूस कैसे करेगा? उसको ये नहीं पता भाई किस सप्लायर से गुड्स परचेस करना होगा, या पावर देंगे नहीं तो कैसे वर्क कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे आए। तो ये आप समझ गए होंगे कि सेंट्रलाइजेशन क्या हो गया और डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया। तो जिसके पास पावर कुछ फ्यू हैंड्स में रहे वो सेंट्रलाइजेशन, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑल लेवल पे कर दिया जाए वो क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए आगे आए। अब देखिए बच्चों अगला क्या कहता है। अगला कहता है सर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। अब स्केलर चेन है क्या? अब स्केलर चेन का मतलब ये हो गया कि भैया देखो, अब यहां पे कोई एम्प्लॉय बैठा हुआ है, ठीक है, ये लिया जाए। चलिए अब देखिए यहां पे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और यहां कोई बंदा बॉस बैठा हुआ है। इनके पास कोई आइडिया है और ये अपना आइडिया पहुंचाना चाहते हैं ए तक। कैसे पहुंचाएंगे? क्या वो डायरेक्टली जा सकते हैं यहां पे? नहीं जा सकते। क्या करना होगा? ये अपने बॉस को बताएंगे, मतलब डी को। फिर डी जो होगा वो अपने बॉस को बताएगा सी को, सी जो होगा वो अपने बॉस को बताएगा बी को, और जो बी होगा वो भी पहुंचेगा ए के पास। मतलब प्रॉपर एक हायरार्किकल और ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, एक सिस्टमेटिकली एक ऑर्डरली फॉर्म होगा जहां पे एक एम्प्लॉय क्या करेगा? अपने एम्प्लॉय लेवल तक पहुंचेगा। सेम वैसे ही अगर एम्प्लॉयर यहां बैठा हुआ है और इस एम्प्लॉयर को अगर अपनी कोई बात अगर आई तक मान लीजिए पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचाएगा? भाई ए बताएगा एफ को, भाई ये कौन है? कंपनी का मान लीजिए एक तरीके से कंपनी का डायरेक्टर हो गया, ठीक है। ये फिर कौन हो गया? कंपनी के सीईओ हो गए। ये कौन हो गया? जनरल मैनेजर हो गए। ये कौन हो गया? मैनेजर हो गए। ये कौन हो गया? सुपरवाइजर मान लीजिए। ये कौन हो गया हमारे पास? एज अ कंपनी के ये हमारे पास एज अ ये जनरल मैनेजर हो गया, ये मैनेजर हो गया, और ये सुपरवाइजर हो गया। तो भाई अब इन तक यहाँ तो कोई बात पहुंचानी होगी, तो डायरेक्टर डायरेक्टली इनसे आकर के अप्रोच नहीं करेगा। वो क्या करेगा? पहली बात सीईओ को बोलेगा, सीईओ जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर मैनेजर को, मैनेजर अपने सुपरवाइजर को बताएगा। आई बस में। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक जो ई नाम का बंदा है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ये क्या है? एक ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मान लीजिए सुपरवाइजर है,
ठीक है। और ये जो एसवी है, ये जो सुपरवाइजर है, ये सेल डिपार्टमेंट का है। अब ये जो प्रोडक्शन वाले को सेल डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से कुछ बात करनी है। अब अगर ये भाई साहब अगर पूरा तरीके का सिनेरियो फॉलो करेंगे, प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करेंगे, तब तो लंबा टाइम बीत जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि फिर हम ऑन टाइमिंग तक क्या करें, गोल अचीव ही ना कर पाए। तो ऐसे केस में हेनरी फ्यूल साहब ने एक वैल्यू दी जिसका नाम रखा गया गैंग प्लैंक। क्या रखा गया? इन द केस ऑफ इमरजेंसी, एक ही लेवल जो हमारे लेवल के बंदे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ के जो बंदे जैसे इस लेवल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है, सेल डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ये कब हो पाएगा? ये होगा तो उसके लिए कोई प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू एज अ सुपरवाइजर कर लेगा, प्रोडक्शन टू सेल हो गया। आई बात समझ में? तो समझिएगा सेम लेवल ऑफ आपके पास अथॉरिटी लेवल हो, सब कुछ चलेगा। तो समझिएगा अब सुपरवाइजर यहाँ भी हैं, सुपरवाइजर यहाँ भी हो गए सर, तो बात कर लें, काम फ्री आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गई होगी बात। तो क्या होता है, तो प्रॉपर तरीके बच्चों यहाँ पे वर्क कंप्लीट किया जाएगा। तो लिखा हुआ है कि फ्री डिफाइंड एक हायरार्किकल आपके पास स्ट्रक्चर होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट सबऑर्डिनेट एंड सेम वाइस वर्सा। मतलब भाई हाईएस्ट से लोवेस्ट चले गए, लेकिन अगर लोवेस्ट से हाईएस्ट भाई इनके पास कोई आइडिया आया, ये पूछना चाहते हैं बॉस से, तो कैसे पूछेंगे भाई? तो एक प्रॉपर तरीके से इस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे तभी पहुंचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए समझ आपका आ गया होगा बच्चों, ये प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करना ही पड़ेगा। आप स्कूल में है, प्रिंसिपल के पास सारी पावर पड़ी हुई है, प्रिंसिपल क्या बोलेगा? अब प्रिंसिपल को बात कोई बच्चों तक पहुंचानी, कैसे पहुंचाएंगे? खुद आके बताएंगे क्या? नहीं, वो क्या करेंगे, भैया वाइस प्रिंसिपल को बुलाओ, तो वाइस प्रिंसिपल के कान तक बात जाएगी। फिर वाइस प्रिंसिपल के बाद बुलाएंगे कोऑर्डिनेटर को, भाई कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल भी हर जगह नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे। तो फिर कोऑर्डिनेटर क्या होगा, फिर वो हर टीचर को बुला के बताएगा, फिर टीचर क्या करेंगे, फिर अपने मॉनिटर पे जाके बताएंगे, या डायरेक्टली जाके क्लास में इनरोल कर सकते हैं। तो सोचिए, जब कोई आइडिया, जब कोई व्यू प्लान बताना था, कोई नोटिस देनी थी, तो प्रॉपर तरीके से एक स्केलर चेन को फॉलो किया गया, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया, थ्योरी को फॉलो किया गया, वो क्या कहलाता है, स्केलर चेन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला है बच्चों, अगला नंबर पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब भाई ऑर्डर का मतलब ये मत समझिएगा भाई कि ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। और भाई आप कहां से आ गए, कौन आ गया? हमारे पास आ गया एज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो गए। अब भाई ये क्या कह रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का कहने का मतलब सर वो ऑर्डर ऑर्डर ऐसा नहीं है, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ना ना ऐसा भी नहीं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ना ना भैया तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्डर का मतलब है सर प्रॉपर हर चीजों के लिए अरेंज एवरीथिंग एट राइट प्लेस, मतलब हर चीज़ों के लिए प्रॉपर राइट प्लेस होना चाहिए। अब आपको स्कूल में आप हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई स्कूल में कि भाई म्यूजिक डिपार्टमेंट कहाँ है, भाई ठीक है 3rd फ्लोर पे ऐसा मिलेगा। लाइब्रेरी कहाँ है सर, वो 2nd फ्लोर पे है, ठीक है। फिजिकल डिपार्टमेंट कहाँ मिलेगा, भाई चलो वहाँ मिल जाएगा। सर वो हमारे जितने सारे टीचर्स का स्टाफ रूम कहाँ होगा, भाई वो हर फ्लोर के बैक साइड में आपके पास क्या मिल जाएंगे। तो आपको क्या है, प्रॉपर चीज़ें पता है ना। भाई एक मशीनरी ऑलरेडी रखी हुई है कंपनी में, फीस कहाँ जमा होगा, बच्चे रिजल्ट लेने कहाँ जाएंगे, एग्जामिनेशन रूम कहाँ हो गया। तो आपको प्रॉपर चीज़ें क्या है, एक्सेस पता है। अब आपको चीज़ पता रहेगी तो उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। आप विद इन टाइम गए, अपना काम कराए और वापस आप आ गए, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। आई बस में देखिए क्या कहा हुआ है कि एम्फसाइजेस दैट, भैया तुम आ जाओ पीला पीला, ठीक है। तो इसमें लिखा कि इससे इट सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर एवरीथिंग, भाई हर चीज़ों के लिए प्रॉपर क्या, एवरीथिंग एंड एवरीवन, दोनों के लिए क्या हो, एक प्रॉपर प्लेस हो जहां पे लोग मिल सकें। एंड दे शुड बी इन देयर डेजिग्नेटेड प्लेस एट द अप्रोप्रिएट टाइम। दिस प्रिंसिपल एम इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है और इंश्योर किया करते हैं कि वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज क्या होगा इन्वायरमेंट में। आप कभी जाइए किसी मॉल में, सिटी मॉल हो गया या आप ऐसे किसी वी मार्ट ऐसे चल जाइए, आप देखेंगे प्रॉपर चीज़ें अरेंज करके रखी भैया। भाई फूड वाला आइटम कहाँ सर, आपको उसको नहीं मिलेगा। भाई वो कॉस्मेटिक वाला आइटम कहाँ मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा। सर वो जेंट्स के लिए अगर जाना हो जालांस में तो कहाँ जाएंगे, भैया वो जेंट्स वाला टॉप फ्लोर 3rd पे मिलेगा। लेडीज़ के लिए कहाँ, भाई वो 2nd फ्लोर पे मिल जाएगा। बच्चों के लिए कहाँ जाएंगे, 1st फ्लोर मिल जाएगा। समझ रहे हो, प्रॉपर चीज़ें क्या है, एक प्लान करके रखा गया। प्रॉपर चीज़ों के लिए एक प्रॉपर क्या है, डेजिग्नेटेड प्लेस को डिफाइन कर दिया गया। वो क्या हो गया, वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो गया। इज इट क्लियर, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे आते हैं। चलो अब देखो अगला क्या कहता है, कहता है सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या, भैया देखो इक्विटी का मतलब साफ साफ है भाई कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी रिलीजियन, कास्ट, जेंडर को देखे बिना आप सबको एक जैसा ही समझिए। आप अगर कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी एम्प्लॉयर है तो, बॉस है तो क्या करना है बच्चों, समझिए देखिएगा। आप ट्रीटेड सबको एज अ फेयरनेस करिए, काइंडनेस करिए और सबकी रिस्पेक्ट करिए। भाई ये ना हो कि भाई एक वाले बंदे को हम बहुत ज्यादा मान रहे हैं, एक वाले बंदे को मान ही नहीं रहे हैं। 10 से 4 ड्यूटी करा है तो मैन की सैलरी ज्यादा हो गई, वुमेन की सैलरी कम कर दी है। इक्वालिटी नहीं देख रहा, भाई वो तुम्हारे रिलीजन का नहीं है, भाई वो तुम्हारे कास्ट का नहीं है, भाई वो तुम्हारे ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे बंदा ऐसा नहीं। इससे क्या होगा सर, आपका फेलियर होगा। तो इसलिए
फ्यूल साहब ने साफ साफ एक बताई इस बात कि भाई इक्विटी को मेजरमेंट करिए, क्या करिए, एज ए इक्विटी को मेजरमेंट करिए। इक्विटी मतलब एक समान, एक जैसा, एक लोग रहें। वो क्या कहा जाए कि बिना किसी जेंडर, बिना किसी रिलीजन, बिना किसी एज डेजिग्नेशन के हिसाब से लोगों को जज किए बिना सबको एक जैसा समझिए, इक्वालिटी लेकर के आइए, ठीक है। मतलब सबको सैलरी दीजिए, सबको अगर रिकॉग्निशन दे रहे हैं, सबकी गुडविल प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है, सबको बराबर एक जैसा, इक्विटी समझिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा समझिए, तभी आपका कंपनी क्या हो पाएगी, गोल अचीव कर पाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है भाई, अगला पॉइंट कहता है सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। हाँ देखो, एक चीज फ्यूल साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था भाई देखो आपके पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ये बार बार आप जो अपने एम्प्लॉय का प्रमोशन और जो ट्रांसफर कर देते हैं ना, ये मत किया करिए। एक स्टेबिलिटी बनाइए, स्टेबिलिटी बनी रहेगी अगर एक ही डिपार्टमेंट में अगर एक बंदा कई समय से या कई टाइम से अगर वो काम करेगा तो उसको उसमें मिलेगा एक्सपीरियंस, तजुर्बा, उसमें मिलेगा क्या, वो एफिशिएंट होगा, और वो बंदा अगर एफिशिएंट होगा तो आपकी कंपनी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। अब सोचिए तो इससे क्या हो, वो बंदा जो जॉब सिक्योर भी रहे, समझ रहे हैं, वो क्या रहे, जॉब सिक्योर भी रहे। तो एक कैन एज अ क्रिएट अ मोर स्टेबल बनाइए, प्रोडक्टिव बनाइए, इससे क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव वर्क भी होगा, बार बार उसका हम ट्रांसफर करें, बार बार उसको प्रमोट करें, उसे एक प्लेस उठा कर दूसरे प्लेस पर उठा के बेच दें, फिर उसके बंदा वहां कर दें। अब एक बंदा आया 2 महीना फाइनेंस में काम कर लिया, 2 महीने बाद उसको सेल में ट्रांसफर कर दिया गया, फिर उसको क्लर्क बना दिया गया, फिर उसको मैनेजर बना दिया गया। सर उसको किसी भी जगह का एक्सपीरियंस नहीं मिला, उससे कोई भी नॉलेज नहीं मिली। तो पर्टिकुलर क्या किया जाए, एक पर्टिकुलर टाइमिंग तक हम कम से कम उसके संग रहें, वहां पे काम करें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद क्या होगा, कंपनी अपने गोल को अचीव कर पाएगी। तो स्टेबिलिटी बना के रखिए, पर्सनल मतलब इंप्लॉय का बार बार उनका ट्रांसफर, यहां पे समझिएगा, यहां पे आपको बार बार एज अ ट्रांसफर नहीं करना है, ना तो बार बार भाई साहब का आपको जब प्रमोशन करना है, लॉक कर दीजिए, जॉब सिक्योर कर दीजिए, बंदा सिक्योर है भैया, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, तुम्हारे कंपनी के लिए काम करो, बंदा देखिए अपना दिन लगा के मेहनत करके आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा बढ़िया काम करेगा। तो स्टेबिलिटी बना कर रखिए ना, तो इससे क्या होगा, कंपनी आपके गोल को भाई आपके लिए भाई बेनिफिशियल है, भाई आप एम्प्लॉयर हैं, आप मैनेजर हैं, क्या है देखिए, इससे क्या होगा बच्चों, लीडिंग टू बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी मिलेगी, हाई टर्नओवर रेट्स बढ़ेंगे, आर कॉस्टली एंड डिसरप्टिव, वाइल स्टेबिलिटी फोस्टर्स लॉयल्टी, स्किल डेवलपमेंट एंड मोर प्रोडक्टिव वर्क एनवायरमेंट होगा। तो भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, आपका वर्क है, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, टेन्योर ऑफ पर्सनल का रहे, बार बार उनको ट्रांसफर प्रमोशन मत करते रहिए, कंपनी का टाइम वेस्ट भी होगा, रिसोर्स भी बहुत सारे वेस्ट होंगे सर, और बंदा आपको इफेक्टिव भी सब मिलेंगे, एफिशिएंट कोई बंदा मिलने वाला नहीं है, फिर वहां पे किसी काम का नहीं रहेगा, ना घर का ना बाहर का, ठीक है। आगे आए, चलिए अगला क्या कहता है बच्चों, अगला कहता है भाई इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव क्या है भाई, मैं कंपनी का एम्प्लॉय, ठीक है, और मैं बस मुझे बस ब्लाइंड फॉलोअर कह दिया गया, भाई बाकी जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वो ब्लाइंड फॉलोअर ही तो हैं टॉप लेवल के, आपने सब प्लान बना दिया, भाई ये प्लान लेकर के आओ, हमारे कंपनी में इंप्लीमेंट कर दियो, हम इसी प्लान के हिसाब से काम करेंगे, हम इस पे ही वर्क करेंगे, ये क्या हो गया भाई, फेलियर है ना। अब सोचिए इनिशिएटिव मतलब क्या होगा कि भाई कंपनी में क्या काम करने जो एम्प्लॉय हैं, आप उनसे कभी सजेशन ले ही नहीं रहे हैं, आप उनसे कभी कोई आइडिया ले ही नहीं रहे हैं, आप अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं लेकिन मीटिंग में आप एम्प्लॉय को नहीं बुला रहे, आप उनसे कोई सजेशन नहीं ले रहे हैं, तो भाई एक तरीके देखा तो कंपनी के लिए फेलियर ही है। और फेलियर नहीं भी है तो भाई कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके तो भाई निगेटिव थॉट्स रखेंगे, भाई उनको कल करने अपने मन की है, हम लोग भाई ब्लाइंड फ्लावर हैं, हम लोग क्या करें, ना हम लोग इनिशिएटिव लेंगे, ना हमको रिवॉर्ड मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, आदमी तरह तरीके की बातें सोचता रहता है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया बच्चों कि कम से कम आप अगर ऐसे एम्प्लॉय हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो आपके आइडियाज लिए जाएं, आपके सजेशंस लिए जाएं, आपकी वैल्यूज ली जाएं, फिर अगर उस आइडिया और वो रिवॉर्ड अगर कंपनी अपने अंदर इंप्लीमेंट करती है तो सर इसमें आप भी मोटिवेट होंगे, समझिए आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपके भाई आपने बेटर आइडिया दिया था कंपनी के लिए, वो बेनिफिशियल निकल गया, वो क्या हो गया, वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये कंपनी के लिए क्या होता है, एक सबसे बड़ा मेन वैल्यू होती है। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, भाई मैं एज एम्प्लॉय हूं, अब सोचो कि अब ऐसा, अब मुझे कंपनी क्या कर रही, पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब मुझे जब कंपनी मीटिंग लेती है तो भाई मुझे बुलाती है, हाँ भाई सौरभ जी आ जाइए, थोड़ा मीटिंग बात करनी है, भाई मैं अंदर से थोड़ा सा डरा जरूर, लेकिन मुझे अंदर से एक मोटिवेशन आई कि भाई क्या बात है, मतलब मैं मैनेजमेंट के संग बैठ के मैं मीटिंग करूंगा, मतलब वो मुझसे कोई आइडिया मांगेंगे, कुछ सजेशन मांगेंगे, मैं उनको प्रोवाइड करूंगा, हाँ भाई बिल्कुल। ये फेल सामने इंसिस्ट किया था मैनेजर्स के लिए कि अगर आप मीटिंग करते हैं या आपके वैल्यू अपडेट करते हैं तो उसमें आप क्या करिए, एज ए इनिशिएटिव्स लीजिए, लोगों के जो आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके आइडियाज लीजिए, उनके सजेशंस लीजिए जो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे। देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं फटक से। इनकरेज करिए एम्प्लॉय को वो इनिशिएटिव ले,
ठीक है, डेवलपिंग एग्जीक्यूट करे प्लान्स को, इसका मतलब हो गया भाई एम्पावरिंग एम्प्लॉयज टू कम अप विद यू, वो नए आइडिया के संग आएगा, नए कंट्रीब्यूट के संग आएगा, प्लानिंग करेगा एंड टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क। भाई अब प्रोडक्शन मैनेजर बुलाइए और उसके आके पूछिए कि भाई बात बताओ कि हमारे गुड्स में और प्रोडक्शन बढ़िया कैसे कर सकते हैं, तो बंदा बताएगा ना। सेल डिपार्टमेंट को बैठाइए तो सेल डिपार्टमेंट बताएगा सर कंज्यूमर का व्यू क्या है, कस्टमर का व्यू क्या है, बाहर वो क्या रिव्यू कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो वो नए नए सजेशन देंगे, आइडिया देंगे कि क्या हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीज़ों को न्यू डेवलप करना चाहिए क्या, हाँ या ना। तो वो सब चीज़ों को इंसिस्ट करिए, एक जगह रखिए, वो क्या हो गया, वो कहलाएगा इनिशिएटिव। और अपना काम अपना समझ के करिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, तो कंपनी के लिए ओवरऑल क्या होगा, एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलेगा, कंपनी के लिए बेनिफिशियल भी होगा और बंदा एफिशिएंट भी होगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलिए आइए अब अपने आज लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है बच्चों एज अ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या भाई, ये देख रहे हैं मिले साथ हमारा तुम्हारा। अब इसका मतलब सर जहां पे आप आई को रिप्लेस कर देते हैं वी के साथ, किसके संग, ये काम किसने किया, मैंने किया, ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, वो काम कैसे होगा भाई मैं ही बता पाऊंगा। ठीक है, ये काम कैसे होगा भाई, नहीं नहीं आई नहीं, मैं वो बकरियों की तरह नहीं करना है, क्या करना है, हम चलिए, हम मतलब सर एज अ वी एक टीम चलिए। टीम स्पिरिट यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, क्या करता है बच्चों, एज अ टीम स्पिरिट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करिए। काम किसने किया, आपने कभी सुना है स्ट्राइक रिलायंस कंपनी में हुआ होगा पहले समय में, लेकिन अब होता है कभी, टाटा में कभी होता है नहीं, क्यों, क्योंकि सर वहां पे जितने भी सारे वर्कर्स हैं या जो कंपनी का जो बॉस है खुद वो इवन मुख्य क्या कहता है कि हम सबने मिलकर काम किया। आप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन रहे होंगे, वो कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि काम मैंने किया, वो क्या किया कि पूरे देशवासियों ने किया। देशवासी मतलब सर हम आ गए, जहाँ पे मैं नहीं, ये काम कौन कर रहा, मैं कर रहा हूँ, ना 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 ना, कौन कर रहा, हम कर रहे हैं, हम और आप। अगर आज विदेशों में देश का डंका बज, हमको आपको सबको पता है कि अगर आज विदेशों में अगर भारत का डंका बज रहा है और भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, भारत के डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कर कौन रहा है, एक ही बंदा कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे आते हैं क्या कहते हैं, ये हमारा नहीं है, वो किसका है, ये हमारे पूरे देशवासियों का है, पूरे भारत के सभी वासियों का, उसमें सब आ गए। लोगों को मोटिवेशन मिला, भाई हम अमेरिका थोड़ी ना गए थे, हम जापान थोड़ी ना गए थे हाथ मिलाने के लिए, हम रूस के पास थोड़ी ना गए थे, इजराइल के पास हम थोड़ी ना गए थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बस आगे इतना कह दिया भाई हम सबने मिलकर किया, तो हम मान गए हाँ भाई हम सबने मिलकर ही किया। समझ रहे हैं, तो टीम स्पिरिट की भावना को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। 11 लोग अगर मिल करके किसी क्रिकेट टीम में अगर टीम के लिए खेलेंगे, अगर अपने अपने लिए ना खेलें, भाई मेरा 100 बन जाए, भाई मेरा तो ये हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, नहीं। अगर हम टीम के लिए खेलेंगे, भाई टीम जितनी चाहिए, हमारा रन भले कम पड़ जाए, हमारी सेंचुरी भले ना होने पाए, कोई बात नहीं, कंपनी का काम हो रहा है, हमारी टीम जीत रही है, हमारी टीम आगे बढ़ रही है, वो क्या है सर, वो हमारे लिए स्पिरिट कॉर्प्स, वो टीम वर्क है। एक साथ मिल के चलेंगे सर, कोई आपको नहीं बोलने वाला है। अकेले चलेंगे, पता है 10-20 हाथियों का झुंड एक साथ जंगल में चल रहा है, एक भी शेर की हिम्मत नहीं हुई कि आगे उसको बीच में बोल दे, क्यों, पता है भाई झुंड चल रहा है सर, यूनिटी है, टीम स्पिरिट है वहां पे। अकेले होता तो कब का तो दबोच के खा गया होता हाथी, क्योंकि अकेला हाथी ठीक है लड़ता झगड़ता से कुछ भी करता, लेकिन फिर भी शेर अपने दिमाग से तो उसको कितने तरीके से बीट कर देता, भाई राजा है। लेकिन शेर उस समय जानता है भाई क्या 10-20 हाथी चल रहे हैं, भाई इनके बीच में नहीं पड़ना है, क्यों, टीम चल रही है एक साथ, एक पे हमला करेंगे, ये 19 मिल के मारेंगे, फिर इतना मार मारेंगे कि हमारी सारा राजा कहानी खत्म हो जाएगी। एक था राजा एक थी रानी, मर गए, कहानी खत्म हुई, कहानी है, समझ गए, ये वही कहानी है। तो समझिएगा, तो जहां पे टीम स्पिरिट की भावनाओं को ज्यादा ज्यादा बच्चों क्या करना है, डेवलप करना है। आइए फटाफट समझते हैं कि जहां पे टीम स्पिरिट हो, यूनिटी हो बच्चों, इसे इसेंशियली मीन्स मतलब क्या होता है कि मैनेजर शुड एज अ फोस्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉइज। इनकरेज करिए सर, वो क्या एक हार्मनी क्लियर हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बारे में अच्छा सोचे, नहीं भाई किसने किया, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने मिल के कंपनी के लिए काम किया। तो भाई जब मिल के काम करेंगे, एक और एक 11 होकर काम करेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। एक और एक का मतलब 2 मत समझिए, एक और एक का मतलब समझिए 11। जब आप मिलके चलेंगे, काम करके चलेंगे तो क्या होगा, हमेशा ऑलरेडी चाहे वो देश हो, समाज हो, चाहे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका विकास होना तय है। ठीक है बच्चों, ये तो आप समझ गए होंगे क्या है स्पिरिट कॉर्प्स। तो अब देखिए कहानी बच्चों अब यहीं पे खत्म होती है। आपका जो पार्ट नंबर 3 है, आपको एक चैप्टर नंबर 2 का क्लास 12 का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहले पार्ट में बच्चों हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए प्रिंसिपल्स के बारे में, सेकंड पढ़ा साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में जो टेलर साहब ने दिया था, और आज की जो थर्ड वीडियो अपलोड होने जाएगी उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, वो क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयोल। ये 14 प्रिंसिपल्स थे। तो उम्मीद है बच्चों आप इसे खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, खूब बढ़िया पढ़ेंगे, खूब अच्छे तरीके से इसको प्यार देंगे, और खूब बढ़िया बच्चों खूब पढ़िए, खूब अच्छे तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चैनल को खूब लाइक शेयर और खूब जम के क्या करिए, कमेंट करिए।
आप चलिए अपना ध्यान रखिए, हम भी चलते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।